सुप्रभात बच्चों, आज फिर पुनः आपके समक्ष पाठ 11। पाठ का नाम है प्रधानमंत्री का चुनाव। आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर पाठ 11 प्रधानमंत्री के चुनाव आपके सामने है। इस पाठ के अंदर एक राज्य है, उस राज्य के अंदर जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री का दुखद निधन हो गया था अचानक, और उसकी जगह जो प्रधानमंत्री चुना जाना है वो प्रधानमंत्री किन योग्यताओं के आधार पर चुना जाना है उसका वर्णन है। राज्य के उच्च पद के लिए वही व्यक्ति उपयुक्त है जिसमें मानवता हो, जो प्रजा के दुख दर्द को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे, जिसमें मानवता हो, जिसमें दया हो। प्रस्तुत कहानी या जो ये कहानी दी हुई है उसका पात्र इन्हीं गुणों के आधार पर प्रधानमंत्री के पद पर चुना जा सका। थोड़ा सा हम लोग इस मानवता और दयाशीलता इन गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। परोपकार प्रकृति का सहज स्वाभाविक नियम है। जलवायु, मिट्टी, वृक्ष, प्रकाश, पशु पक्षी आदि प्रकृति के सभी अंग किसी न किसी रूप में दूसरों की भलाई में तत्पर रहते हैं। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, बिना किसी अपेक्षा के हमें फल देते हैं, फूल देते हैं। नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती है, मतलब उसमें स्वयं का नदी का कोई हित नहीं होता। गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। यह पूरा शरीर हमारा परोपकार के लिए ही है। वास्तव में जब जब प्रकृति के सारे जीव जंतु निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं तभी वे मनुष्य जाति की सेवा करते हैं। बिना किसी स्वार्थ भाव को लेकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही मनुष्यता है। परोपकार के अनेक रूप हो सकते हैं या मानवता के अनेक रूप हो सकते हैं। यदि आप शरीर से शक्तिमान हैं तो आपका कर्तव्य है कि दूसरों के द्वारा सताए गए दीन दुखियों की रक्षा करें। यदि आपके पास धन संपदा है तो विपत्तियों में फंसे अपने असहाय भाइयों का, अपने असहाय बंधुओं का अपने धन से निस्वार्थ भाव से सहायता करना चाहिए। यही मानवता है। भूखे को रोटी, निराश्रितों को आश्रय देना चाहिए। यदि आप यह सब कुछ करने में असमर्थ हैं तो भी अपने दुखी और पीड़ित भाइयों के लिए मीठे शब्दों द्वारा धीरज और सांत्वना प्रकट करना भी सच्ची मानवता है। चलिए आइए पाठ पढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य के प्रधानमंत्री मर गए, मतलब उनका निधन हो गया। वे प्रधानमंत्री अत्यंत योग्य, कुशल और सहृदय व्यक्ति थे। योग्य मतलब वो बड़े योग्य थे, कुशल मतलब बहुत निपुण थे अपने हर कार्य के अंदर, और सहृदय व्यक्ति थे मतलब उनके हृदय के अंदर मानवता और दयाशीलता भरी हुई थी। उनकी मृत्यु से राजा बहुत दुखी थे। दरबार में अनेक योग्य मंत्री थे पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो। अंत में राजा ने घोषणा कर दी। घोषणा मतलब ऐलान करना। क्या घोषणा कर दी? अंत में राजा ने घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री की पद के लिए प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता मतलब योग्यता दिखाने का मुकाबला। यह प्रतियोगिता एक पहाड़ी पर बने देवी मंदिर में विजयादशमी के दिन आयोजित की गई। विजयादशमी आपको मालूम है, हम लोग दशहरा विजयादशमी के दिन ही मनाते हैं, जिस दिन प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या आए थे। उस दिन को हम लोग विजयादशमी करते हैं। यह प्रतियोगिता पहाड़ी पर बने एक देवी मंदिर में विजयादशमी के दिन आयोजित की गई। देश भर के विद्वान और राजा के दूसरे मंत्री भी इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक ही पगडंडी थी। पगडंडी मतलब सकरा रास्ता, पैदल चलने का पतला रास्ता। उस पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर, बबूल के कांटे, शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे। क्या हुआ? मंदिर तक पहुंचने के लिए एक रास्ता था, पगडंडी, उस पर जगह जगह शीशे के टुकड़े, पत्थर और बड़े बड़े बबूल के कांटे पड़े हुए थे। प्रतियोगिता में आने वाले लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत कष्ट हुआ, मतलब उनको उसी रास्ते से आना पड़ा, पगडंडी से, जिस पर कांटे, कांच और बबूल के कांटे पड़े हुए थे।
पर प्रधानमंत्री बनने की चाह में वे वहां पहुंच ही गए। समय पर प्रतियोगिता आरंभ हुई। राजा ने एक एक करके सभी व्यक्तियों से कई प्रश्न पूछे। यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। अपनी पुस्तक में दूसरा प्रश्न देखिए। समय पर प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। राजा ने एक एक करके वहां आए सभी व्यक्तियों से कई प्रश्न पूछे। इस कार्य में संध्या हो गई। संध्या मतलब शाम हो गई। जब राजा अपने आसन से उठने लगे तब 32 वर्ष का एक युवक वहां पर आया। आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, एक युवक का चित्र दे रखा है। वो 32 वर्ष का युवक प्रतियोगिता के लिए राज दरबार में या पहाड़ी पर बने मंदिर में आया। उसके बदन पर साधारण कपड़े थे जो जगह जगह से फट गए थे। उसके चेहरे पर भी कई खरोंचें लगी थी। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, प्रतियोगिता का समय तो समाप्त हो गया, तुम समय बीत जाने के बाद पहुंचे हो। युवक ने विनम्र स्वर में राजा से कहा, मैं जानता हूँ, मैंने आपके दर्शन कर लिए, यही पर्याप्त है। अब देवी के दर्शन करके लौट जाऊंगा। राजा ने ध्यान से उस युवक को देखते हुए पूछा, युवक, तुम समय पर क्यों नहीं आए? युवक ने कहा राजा से, मैं चला तो समय पर ही था। पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो मैंने क्या देखा, मार्ग में कांटे, पत्थर एवं शीशे के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। आने जाने वालों को उससे बड़ा कष्ट हो रहा था। क्या कष्ट हो रहा था? उनके पैर में कांटे चुभ रहे होंगे, शीशे के टुकड़ों से उनके पैर कट गए होंगे, पत्थर से टकरा गए होंगे, उनको ठोकर लग रही होगी। उन आने जाने वालों को बड़ा कष्ट हो रहा था, इसलिए मैं उनको हटाने में लग गया, इसलिए देर हो गई। राजा मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक से पूछा, तुम्हें राजकार्य का कुछ अनुभव है? राजकार्य मतलब राज्य को चलाने का अनुभव है, या तुम्हें राजकाज करना आता है? तब उस युवक ने महाराजा से कहा, जी नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं आता है। राजा ने कहा उस युवक से, कुछ पढ़े लिखे हो? उस युवक ने राजा से कहा, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा महाराज। पढ़ने का शौक अवश्य है, इस शौक के कारण बहुत से शास्त्र पढ़े हैं। क्या उत्तर दिया उस युवक ने महाराज को कि किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा महाराज, पढ़ने का शौक बहुत है, इस शौक के कारण मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं। ऐसा युवक ने महाराज को उत्तर दिया। वहां पर उपस्थित अन्य विद्वान और राजा के मंत्री, यहाँ पर पृष्ठ 2 पाठ का समाप्त होता है। पृष्ठ 3 और अंतिम पृष्ठ पर हम लोग जाएंगे। अंतिम पृष्ठ, वहां पर उपस्थित राजा और उनके मंत्री हंसने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, फिर तुम इस प्रतियोगिता में क्या करने आ गए? यह युवक प्रधानमंत्री पद के लिए आयोजित प्रतियोगिता है, राज्य के सिपाही पद के लिए नहीं। युवक लज्जित हो उठा। लज्जित मतलब शर्मा जाना, या उसे थोड़ा सा अपमानजनक अनुभव हुआ। तब राजा ने कहा, तुम प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए हो। राजकार्य की शिक्षा तुम्हें राज्य की तरफ से दी जाएगी। कल दरबार में आ जाना। क्या हुआ बच्चों? जब उस युवक ने ये जवाब दिया कि मुझे राजकार्य का अनुभव नहीं है और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तब राजा के मंत्रियों और दरबारियों ने उसकी हंसी उड़ाई और उससे कहा कि तुम इस प्रतियोगिता में क्या करने आए हो? यह तो प्रधानमंत्री के पद के लिए आयोजित प्रतियोगिता है, किसी राज्य के सिपाही पद के लिए नहीं। लेकिन तब अचानक राजा ने उस युवक से कहा कि तुम प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए हो। राजकार्य की शिक्षा तुम्हें राज्य की तरफ से दी जाएगी। कल दरबार में आ जाना। राजा के इस निर्णय पर बहुत शोर होने लगा। राजा ने सबको शांत कराते हुए कहा, शास्त्र या राजकार्य की शिक्षा दी जा सकती है, पर मानवता किसी को सिखलाई नहीं जा सकती। उसे मनुष्य स्वयं अपनाता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी प्रधानमंत्री पद के लिए जिसके मन में मानवता हो, जो प्रजा की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में यह गुण केवल इसी युवक में है।
इसीलिए मैंने इसे चुना है प्रधानमंत्री पद के लिए। वहां उपस्थित सभी लोगों के सिर शर्म से झुक गए। राजा ने सभा विसर्जित कर दी। वास्तव में मार्ग में वे बाधाएं स्वयं राजा ने ही गुप्त रूप से लगवाई थी। मतलब राजा ने ही उस पगडंडी पर कांटे बिछवाए थे, शीशे के टुकड़े डाल रखे थे और बड़े बड़े पत्थर डाल रखे थे। उनकी सोच थी कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उसे दूसरे के दुख का अनुभव नहीं होता तो वह मनुष्य ही नहीं है एवं उसकी पढ़ाई लिखाई भी बेकार है। यहाँ पर बच्चों पाठ खत्म होता है। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। प्राचीन काल में दधीची नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए। दधीची महर्षि दधीची का ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य था। पर जब विपत्ति के समय राक्षसों ने देवताओं के ऊपर हमला कर दिया, तब देवता उनकी शरण में आए और देवताओं ने महर्षि दधीची या ऋषि दधीची से उनके शरीर की हड्डियां मांगी। किस लिए? ताकि वो एक बड़ा शस्त्र बना सके उनकी हड्डियों से। तब महर्षि दधीची ने अपने शरीर की हड्डियां सहर्ष खुशी खुशी उन देवताओं को दे दी, ताकि देवता उनके शरीर की हड्डियों से बने शस्त्र से उन राक्षसों का वध कर सके। यह मानवता है। यह दूसरों का दुख दूर करने के लिए स्वयं कष्ट सहना है। इसी को मानवता कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर ने भी बच्चों परोपकार के लिए, मतलब दूसरों का हित के लिए, अपना शीश, अपना सर औरंगजेब को भेंट कर दिया था। हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति से शिक्षा लें, इन सब महापुरुषों से शिक्षा लें और इन महापुरुषों के जीवन का अपने जीवन में अनुसरण करें। निस्वार्थ भाव से परोपकार के कार्यों में लगे। हम लोगों को केवल अपना जीवन न देखते हुए परोपकार, मानवता, दयाशीलता, इन सब गुणों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। मनुष्य, सबसे पहले मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। इन सारे गुणों का उसका अंदर समावेश होना चाहिए, तभी सच्चा मनुष्य बन पाएंगे हम लोग। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने कहानी के माध्यम से यही सीखा कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उसे दूसरों के दुख का अनुभव न हो तो उसकी पढ़ाई लिखाई एवं उसकी विद्वता सब व्यर्थ है। पाठ के प्रश्नोत्तर एवं पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्न आपको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। एक बात और बच्चों महत्वपूर्ण, कुछ पाठ इस वर्ष छोड़ दिए गए हैं। जो पाठ आपको करवाए जा रहे हैं वो क्रम से अपनी कॉपी के अंदर सुंदर अक्षरों में उतार लें एवं इन पाठ के प्रश्नोत्तरों को और पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्नों को समय समय पर याद करते रहें, ताकि हमको वार्षिक, जो होने वाली वार्षिक परीक्षा है, उस वार्षिक परीक्षा के समय हमको अचानक से बहुत सारा याद करने की आवश्यकता न पड़े। पाठ के प्रश्नोत्तर, पाठ के शब्दार्थ, ये सारी चीज़ें हम लोग समय समय पर थोड़ा थोड़ा सा याद करते रहें। चलिए, यहाँ पर पाठ 11 समाप्त होता है। पाठ का नाम था प्रधानमंत्री का चुनाव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।